हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स सुबह 8:30 बजे। और इन करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करते हैं द हिंदू के, पीआईबी के, इंडियन एक्सप्रेस के, इकोनॉमिक टाइम्स के जो भी आर्टिकल हैं, जो भी एनालिसिस है प्रीलिम्स या मेंस ओरिएंटेड, उसे हम यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। साथ ही साथ हम इस सीरीज में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलती है। साथ ही साथ हम प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर बेस्ड मेंस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसकी भी पीडीएफ मिलती है। तो एक तरह से कंप्यूटर सोल्यूशन मिल रहा है। इसके अलावा इस चैनल में आपको पीटी 365 अगर आप 2025 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी सीरीज इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, हिंदी में भी अपलोड हो रही है। साथ ही साथ एनसीईआरटी और अदर जो बुक हैं उनकी सीरीज भी चल रही है। तो आज की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो आर्टिकल को संबंधित है उनमें है पहला ईडी के बारे में, कि ईडी जो अपना कार्य करता है कैसे करता है। साथ ही साथ पीएमएलए जो एक्ट होता है। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे संबंध में आर्टिकल देखेंगे जो इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया हुआ था। इसके अलावा आयुष मिशन कॉन्क्लेव के बारे में देखेंगे जो पीआईबी में आर्टिकल आया था। निजी विधेयक संबंध में देखेंगे कि निजी विधेयक क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसकी उपयोगिता कम होती जा रही, द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसे देखेंगे। साथ ही साथ किसान संगठन की वार्ता पंजाब में रद्द हुई है, उसके संबंध में क्या जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उसने क्या चिट्ठी भेजी थी, क्या उसका महत्व है, संघवाद किस तरह से इसमें बीच में अपनी भूमिका निभाता है, उसके बारे में देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था। इसके अलावा पेंटागन का एआई कार्यक्रम है द हिंदू में, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन समुद्री निगरानी तकनीकी बिक्री की है, उसके बारे में देखेंगे, द हिंदू में आर्टिकल आया था। आतंकवाद के संबंध में अमेरिका को जो समर्थन प्राप्त हुआ, द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसे भी समझेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो आर्टिकल प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, प्रिलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मेंस के आर्टिकल समझेंगे उनमें हम देखेंगे कि इशूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो इन जो आर्टिकल को हम इस पॉइंट अप्रोच से देखेंगे, इन्हें हम प्रीलिम्स के अप्रोच से यहाँ पर देखने वाले हैं। मेंस में जो पहला आर्टिकल है वेब्स के बारे में है, जो ऑरेंज इकोनॉमी की बात करता है, द हिंदू में ये आर्टिकल आया था। साथ ही साथ चीन की जो रणनीतिक पहल है, जो आप देखेंगे एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है टैरिफ वॉर के बाद, तो उसने अभी हाल में कंबोडिया मलेशिया की यात्रा की है, द हिंदू में आर्टिकल आया, तो उसे देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं ईडी तेज़ी से निपटाएगा पीएमएलए मामले। अब अभी क्या हुआ है रिसेंटली अगर आप देखें तो प्रवर्तन जो निदेशालय है जिसकी बात कर रहे हैं ईडी ने पीएमएलए व विदेशी विनिमय जो अधिनियम होता है फेमा उसके तहत जो जांच है और जो अभियोजन होता है उसकी कार्रवाई को तेज़ करने की अपनी रणनीति को बताया। साथ ही यह भी कहा कि जो भगोड़े अपराधी हैं उनकी भी जो संपत्तियों की कुर्की है जब्ती वसूली जल्दी ही की जाएगी। ये न्यूज़ क्यों रही है अगर आप देखें, अभी क्या हुआ है, अभी एक कॉन्क्लेव हुआ, एक तरह का समिट हुआ, आप देखेंगे तो ईडी के जो निदेशक हैं राहुल नवीन, उन्होंने स्थापना समारोह में ऐसी बातें की। अब अगर हम बात करें कि पीएमएलए के अंतर्गत ईडी का कार्य क्या करता है, आप देखिए ईडी का रोल कहाँ पे आता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता होगा पीएमएलए एक्ट है एक, पीएमएलए एक्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जो पीएमएलए एक्ट होता है उसकी विशेषताएं अगर आप देखें तो ये क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध घोषित करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को अपराध घोषित करता है। ठीक, इसमें ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है जो अपराध में जो अर्जित धन को वैध रूप से प्रस्तुत करता है, मतलब कहीं काला धन को सफ़ेद धन बनाना। तो बेसिकली इस तरह के जो मामले हैं उसको अपराध घोषित करता है। साथ ही ये अपराधी की आय को परिभाषित करता है। तो पीएमएलए एक्ट का यह कार्य है। इसके अलावा जो पीएमएलए एक्ट है वो जो अनुसूचित अपराध है उनको 3 कैटेगरी में डालता है, कैटेगरी ए बी सी। और ये अपराध जो भारतीय दंड संहिता है, नारकोटिक्स एक्ट है, भ्रष्टाचार, इन सबसे जुड़े होते हैं। तो ऐसे अपराधों को शेड्यूल ऑफेंस में डिक्लेयर करता है। इस संबंध में अगर आप देखें पीएमएलए जो एक्ट है, इस संबंध में जो जांच करने की शक्ति है ईडी को दी गई है। ईडी क्या कर सकती है, जो भी मामले ऐसे आते हैं उनकी जांच कर सकती है। जांच के साथ साथ ईडी गिरफ्तारी कर सकती है, सम्मन दे सकती है, संपत्ति की जब्ती कर सकती है। और अगर आप देखें यही नहीं, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संपत्ति की कुर्की भी कर सकती है, कुर्की भी कर सकती है। इसके लिए अगर आप देखें विशेष न्यायालय का प्रावधान होता है, स्पेशल कोर्ट का प्रावधान होता है। पीएमएलए के मामले में सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का प्रावधान होता है। ईडी को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का भी यहाँ पे पावर होता है, बशर्ते उसके पर्याप्त कारण होने चाहिए। तो ये तो बात होगी कि ईडी क्या करती है पीएमएलए एक्ट के तहत। ठीक,
अब अगर हम नवीनतम आंकड़े पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि अपराध से जो अर्जित संपत्तियां हैं, अगर हम बात करें वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 15,261 करोड़ रुपए की जो राशि है न्यायालय की अनुमति से वापस ली गई 2024-25 मामले में। और लगभग अगर आप देखेंगे 1739 मामले पीएमएलए के अभी भी विचाराधीन चल रहे हैं, जिनमें 323 अभियोजन में भी हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। साथ ही साथ जो ईडी है वो क्या करती है, जो भगोड़ा अपराधी अधिनियम है उसके संबंध में भी जांच करती है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो भगोड़ा जो अपराधी अधिनियम है उसके बारे में अगर देखें, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, 2018 में आया था, जिसका पर्पज ये था कि ऐसे अपराधियों को न्याय के दायरे में लाना है जो देश छोड़ के भाग जाते हैं और न्यायिक व्यवस्था से बच जाते हैं। अब इस संबंध में अगर आप देखें तो सबसे पहले परिभाषित किया गया था भगोड़ा कौन होगा। उस संबंध में बात हुई थी कि जो भी व्यक्ति जिस पर 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक आर्थिक अपराध का मामला हो, बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, भारत से भाग जाता है, ताकि जो यहाँ पे जांच प्रक्रिया है उससे बच जाए, उसे भगोड़ा डिक्लेयर किया जाएगा। अब उसकी संपत्ति को यहाँ पर जब्त करने का भी प्रावधान था कि एक बार कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित कर दिया गया, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, तो उन्हें क्या किया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और उनकी भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियां जब्त कर सकती है, भले ही अपराध से संबंधित हो या ना हो। इसके अलावा इस अधिनियम में भी अगर आप देखें विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया था। ठीक, साथ ही साथ बिना सुनवाई की संपत्ति जब्ती के भी अधिकार थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जब तक आरोपी अदालत समक्ष पेश नहीं होता है तब तक भारत किसी भी न्याय अदालत में दीवानी दावा नहीं कर सकता वह भारत के। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। तो ईडी यहाँ पे क्या कर रहा है, चाहे पीएमएलए का मामला हो, चाहे एफईओ या भगोड़े का मामला हो, उस संबंध में क्या कर रहा है, यहाँ पे मामलों को देख रहा है। अब अगर आप बात करें पीएमएलए के अंतर्गत ईडी के और क्या कार्य होते हैं, यहाँ पे हमने ईडी के जो कार्य इसकी विशेषताएं देख ली है। लेकिन अगर हम बेसिकली अगर बात करें डायरेक्ट ईडी के कार्य अगर देखें पीएमएलए के अंतर्गत, तो देखेंगे सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच करना, मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच करना कि बेसिकली जो अपराध हैं उनमें सच में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। फिर संपत्ति की जब्ती करने का भी यहाँ पे अधिकार होता है ईडी को। इसके अलावा अगर आप देखें गिरफ्तारी की शक्ति, पीएमएलए की जो धारा, पीएमएलए की धारा 19 है, उसके तहत ईडी को गिरफ्तार करने का आदेश है, वो गिरफ्तार कर सकती है, उसके हालांकि उसके पर्याप्त कारण होने चाहिए। ये यहाँ पे बात हो गई। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली मामले थे किससे, ईडी संबंधी जो मामले आए, जो अभी ईडी के कॉन्क्लेव हुआ जिसमें जो उनके हेड हैं उन्होंने ये बातें कहीं, उसके संबंध में हमने पीएमएलए के बारे में देखा, एफईओ के बारे में भी देख लिया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो किसके बारे में है, आयुष मिशन के बारे में। अब देखिए अभी क्या हुआ है, चर्चा में क्यों रहा है कि जो आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 आयोजित की गई महाराष्ट्र के लोनावाला में, वो कैवल्यधाम में हुई, जिसमें केंद्र व राज्य द्वारा पूरे देश में आयुष सेवाओं को मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से प्रतिबद्धता जताई गई कि हम केंद्र और राज्य मिलकर क्या करेंगे, आयुष का विस्तार पूरे देश के अंतर्गत गाँव में, शहरों में, राज्यों में, हर जगह करेंगे। अब इस कार्यक्रम में अगर आप देखें तो राज्य हैं, केंद्र के वित्त जो मंत्री हैं वह शामिल हुए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग भी शामिल हुए। अब अगर कॉन्क्लेव के बारे में बात करें तो यह कॉन्क्लेव बेसिकली अगर आप देखें जो आयुष मंत्रालय है उनके द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा यूपी है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम के मुख्य जो मंत्री हैं उसमें उपस्थित रहें। ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें इसका बेसिकली क्या है कि आयुष को प्रमोट करना राज्य व केंद्रों में और सभी स्तर पर। अब आयुष मिशन के बारे में अगर आप बात करें, आयुष मिशन के बारे में बात करें तो आयुष मिशन की शुरुआत अगर देखें 2014 में सरकार ने की थी। बेसिकली सरकार का पर्पज ये था कि जो आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है और होम्योपैथी है, उनको क्या करना, जो स्वास्थ्य की मुख्य धारा से जोड़ना। अभी आपको पता है कि इसको अलग अलग ट्रीट किया जाता है, एलोपैथी को अलग ट्रीट किया जाता है, और जो आयुष संबंधी जो चीज़ें हैं जिसमें आप देखेंगे योगा, यूनानी, सिद्धा, इसको अलग ट्रीट किया जाता है। तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय थे, सरकार का पहल ये था कि इनको क्या करना, स्वास्थ्य की मुख्य धारा में जोड़ना, मुख्य धारा में जोड़ना। उसमें अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को आयुष का एकीकरण करना। अगर आप देखें सरकारी अस्पताल हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आयुष सेवाओं को शुरू करना, चिकित्सा वैकल्पिक विधाओं की व्यवस्था करना। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं, औषधि पौधे होते हैं, उनका संवर्धन करना, औषधि पौधों को संवर्धन करना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अवसंरचना का विकास करना। और संरचना के विकास के बारे में देखें तो राज्य व जिला स्तर पर जो आयुष अस्पताल हैं उनको बेहतर करना, जो औषधालय उनको बेहतर करना, कॉलेज वगैरह के निर्माण भी प्रमोट करना, साथ ही साथ शिक्षा या प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना।
शिक्षा प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना। यह बेसिकली क्या था, आयुष जो मंत्रालय था या तो आयुष पहल, इसका बेसिकली पर्पज था। वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान में 2021-22 में 25-26 के बीच में अगर आप देखेंगे, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में पुनः से इसको स्वीकृति मिली। इसका लक्ष्य क्या है कि जो आयुष स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको और बेहतर करना। अब इसके अलावा अगर बात करें सरकार की कौन कौन सी पहल है इस दिशा में, अगर आप देखेंगे तो पहला है आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की स्थापना करना 2022 में, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करना, जहाँ पे आप देखेंगे सामान्य उपचार हो, चाहे योग कक्षा हो, औषधि पौधों के बारे में जानकारी ये सारी दी जाएगी। उसके अलावा दूसरा इनिशिएटिव औषधि पौधों की खेती को बढ़ाना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष डिजिटल मिशन की भी शुरुआत की गई, राष्ट्रीय आयुष डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई, जहाँ पे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ना यहाँ पे शामिल था। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पर सरकार ने योग को प्रमोट किया और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग शिविर लगाना, सम्मेलन करना, स्वास्थ्य, ये सारे आंकड़े हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि अब वर्तमान में सिचुएशन क्या, वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 1.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 11.656 करोड़ लोग हो गए हैं जो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित हैं। इसके अलावा जो आयुष का बजट है वो भी अगर आप देखेंगे, बजट को सरकार ने बढ़ाकर 1275 करोड़ का कर दिया 2025-26 में। साथ ही साथ प्रयास है कि जो जन जागरूकता उसको लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें 95% व शहरी क्षेत्र में 96% जन जागरूकता की बात होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में के आंकड़ों पर भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा है। तो ये तो आर्टिकल किससे रहे, आयुष संबंधी रहे। इसके अलावा यह भी बताता है कि जो आयुष में पहल है इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश या विभिन्न राज्यों द्वारा क्या क्या पहल की गई। जैसे राजस्थान में देखें समग्र आयुष नीति निर्माण की दिशा में कार्यरत है, वहीं उत्तर प्रदेश आयुष अस्पतालों के ढांचे के व्यापक विस्तार की बात करता है। तो इस तरह से आपने इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल यहाँ पर बात करेगा निजी विधेयक तंत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में। आखिर यह है क्या, ये यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ था जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में अगर आप देखें कि निजी सदस्य विधेयक के बारे में बात हुई है। बेसिकली क्या होता है कि संसद में जो संसद सदस्य होते हैं उनके द्वारा बिल पेश किए जाते हैं, और ऐसे बिल जो ना तो मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं, सामान्यतः वही बिल पास होते हैं संसद में जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जो अन्य सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, चाहे वो संसद के जो जिस पार्टी की सरकार उनके सदस्य हों, बशर्ते वो मंत्री नहीं होने चाहिए। तो ऐसे बिलों को क्या कहा जाता है, निजी विधेयक कहा जाता है। ये विधेयक यहाँ पर अगर आप देखिए आमतौर पर ये विधेयक शुक्रवार को प्रस्तुत किए जाते हैं। अब ये तो बात होगी निजी सदस्य के विधेयक के बारे में। अगर हम बात करें संसद में विधेयक के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि संसद में विभिन्न तरह के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें पहला है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जिसका पर्पज होता है कि किसी भी सामान्य विषय पर कानून बनाना जिसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे मान के लिए शिक्षा पर कानून बनाना, परिवहन पर, स्वास्थ्य पर। तो अनुच्छेद 107 के तहत अगर आप देखेंगे साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पर, ये तो साधारण विधेयक हो गया। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आती है किसकी, वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक जनरली अगर आप देखें यहाँ पे 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। पहला है मनी बिल, या धन विधेयक जिसे कहते हैं, धन विधेयक जिसे 110 अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकसभा के पास अनन्य शक्तियाँ होती हैं, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, स्वीकार करना नहीं करना ये केवल लोकसभा का कार्य है। अब इसे 110 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर आप देखें जो वार्षिक वित्त विधेयक है या बजट का या कोई कर निर्धारण करना हो तो धन विधेयक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी कैटेगरी आती है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, तीसरा आता है फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2। फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी 1 होता है उसमें कुछ लक्षण तो मनी बिल जैसे होते हैं, लेकिन उनमें अन्य विषय भी हो सकते हैं। मनी बिल की तरह लोकसभा में इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा की भूमिका अधिक होती है। ठीक है, धन विधेयक को भी आप जानते हैं कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा की भूमिका बहुत कम होती है। मनी बिल को भी अगर आप देख कैटेगरी 1 है तो वो जो फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 उन्हें भी राज्यसभा में पेश किया लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, हालांकि राज्यसभा के पास भी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर बात करें फाइनेंशियल बिल टाइप 2 की, यह मनी बिल नहीं होता, इसमें किसी अन्य व्यय का ही प्रावधान होता है, और ये अगर आप देखें लोकसभा राज्यसभा में सामान्य प्रक्रिया से पारित होता है। अनुच्छेद 117 के तहत ये 17(3) के तहत ये पेश किया जाता है। ये तो हो गए साधारण विधेयक, दूसरा हो गया वित्त विधेयक। तीसरा कैटेगरी आता है यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368, संविधान में कोई परिवर्तन लाना हो जहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा
दोनों में समान प्रक्रिया है। तो ये तो हो गए सामान्य बिल के बारे में हमने बात की, यहाँ पे कर ली कि कितने तरह के बिल यहाँ पे पेश किए जाते हैं। अब प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं, कोई भी मंत्री नहीं है या कोई संसद का सदस्य है, वो चाहता है कि इस मुद्दे पर बिल लाया जाना चाहिए, या सामाजिक मुद्दे पर जन चेतना विकसित करना चाहता है, तो वो साधारण विधेयक ला सकते हैं। सिविल यूनियन बिल है, शारदा एक्ट है, ये सारे बिल हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर निजी जो बिल होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात करें, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यह कार्यपालिका नियंत्रण से बाहर एक विशिष्ट विधायी मंच प्रदान करते हैं कि कोई अन्य सदस्य भी कहीं ना कहीं, अगर आप देखें, बिल संबंधी प्रावधान को लोकसभा में ला सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें, यह लोकतांत्रिक जो पारदर्शिता है उसको भी बताते हैं। यहाँ पे आंकड़ा मिलता है कि जो 17वीं व 18वीं लोकसभा है, 17वीं 18वीं लोकसभा है, उसमें बात होती है कि स्वतंत्रता के बाद तो देखिए वैसे तो 15 के आसपास निजी विधेयक पारित हुए हैं, और 1970 के बाद, 1970 से लेकर अब तक 2025 तक कोई भी बिल यहाँ पर देखें, निजी बिल यहाँ पे पारित नहीं हुआ। 17वीं जो लोकसभा है उसमें अगर आप देखें 729 के आसपास निजी बिल है, और उनमें कोई पास नहीं हुआ। वही 18वीं जो लोकसभा है उसमें अगर आप देखेंगे 204 के आसपास निजी विधेयक है, उनमें भी कोई पास नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अगर देखें, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति से संबंधित 2014 में विधेयक आया था, जिससे सबसे पहले एक निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो फिर 40 वर्ष लगे पास होने में। तो ये यहाँ पे समस्याएं भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है। कुछ निजी जो विधेयक उसके उदाहरण बता रहा है, जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2014, अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, ये सारे कुछ मामले यहाँ पे चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, अगले आर्टिकल तरफ बढ़ेंगे, जो बात करता है केंद्र में 4 मई को किसान संगठनों के साथ होने वाली वार्ता को रद्द कर दी है। अभी क्या हुआ है, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 मई को किसान जो मजदूर मोर्चा है KMM, वह संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा पंजाब सरकार को वार्ता से बाहर रखने की मांग की। तो देखिए कि एक बात होने वाली थी, वार्ता होने वाली थी किसानों की सरकार के मत, तो जाहिर सी बात है कि जो राज्य के विषय होने के नाते अगर आप देखें, राज्य सरकार की भागीदारी बनती है। लेकिन किसानों ने कहा, किसानों को जो संगठन है उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य सरकार भाग नहीं लेगी, और ये जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच बात चलेगी। इस संबंध में अगर आप देखें, जो किसान कृषि मंत्रालय है उसने यहाँ पर एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन का एक अनुरोध किया और कहा कि संघवाद के ढांचे के तहत आने के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते, हम राज्यों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये मुद्दा आ जाता है। अब अगर आप बात करें कि यह मामला शुरू कहाँ से हुआ, तो किसान आंदोलन 13 फरवरी 2024 को शंभू और खनौरी सीमाओं पर प्रारंभ हुआ था। फिर आप देखें 19 मार्च 2025 तक 7वें दौर की वार्ताएं चल रही हैं, और बात हो रही है कि अगर देखें किसानों के द्वारा जो मांगे हो रही हैं उन पर क्या क्या डिस्कशन किया जाएगा। अगर किसानों के संबंधी मांगे देखें तो सबसे पहली बात होती है MSP की गारंटी दी जाए, साथ ही साथ अगर आप देखें जो कर्ज है उसको माफ़ किया जाए किसानों के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर देखें भारतीय कृषि को सुरक्षा दी जाए, ये तो बात होती है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपने कंसर्न दिखाए हैं, वो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में अगर देखें अलग अलग विषय के लिए 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के बारे में आपको पता होगा। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, स्टेट सेंट्रल लिस्ट, अगर आप देखें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान है, और सभी जो लिस्ट है उसमें जो संबंधित सरकारें कानून बना सकती हैं। ये यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पे केंद्र संबंध का मुद्दा आता है। अगला यहाँ पे आर्टिकल बात करेगा किसके बारे में, पेंटागन का AI कार्यक्रम के बारे में, कि वर्तमान में ये क्या है, AI कार्यक्रम क्या है। देखिए, जो अमेरिका रक्षा विभाग है उसने अपने जो AI कार्यक्रम है उसको ओपन प्राइस एक्सप्लोरेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी या ओपन को एक गैर लाभकारी संस्थान को हस्तांतरित कर दिया है। इस पहल का पर्पस क्या था कि खनन कंपनियों, निर्माणकर्ताओं को बेहतर रणनीति आपूर्ति समझौते करने में मदद करना, साथ ही जो खनिज है उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना। अगर हम बात करें AI कार्यक्रम के बारे में, तो यह 2023 में इसको शुरू किया गया था, जिसका पर्पज ये था कि जो वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज बाजार है उसमें जो चीन का वर्चस्व है उसको चुनौती देना, चीन के वर्चस्व को कम करना, ये तो प्रावधान, ये तो बेसिकली पर्पज था किसका, ये जो यहाँ पे अमेरिका द्वारा पहल शुरू की गई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ओपन AI ये 70 से अधिक खनन संबंधी डाटाबेस का उपयोग करता है और 15 वर्षों के निवेश व बाजार जोखिम का भी पूर्वानुमान करता है। ये यहाँ पे बात कर रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज होते हैं जो आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक क्षमता व हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ इनकी आपूर्ति जोखिम होती है, ये सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित तकनीकी में पाए जाते हैं, तो वर्तमान में इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा हो गई है।
ये तो बातें होंगी। अगर इनमें कुछ हम बात करें तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे लिथियम के बारे में सुना होगा, जो बैटरी में, ईवी व्हीकल, मोबाइल में इस्तेमाल होती है। साथ ही साथ कोबाल्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो रिचार्जेबल बैटरियों में इस्तेमाल होता है। निकेल के बारे में भी आपने सुना होगा, स्टील व ईवी व्हीकल में इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट है। इसके अलावा अगर आप देखें टंगस्टन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स है। अब अगर आप बात करें भारत के संबंध में, तो भारत के संबंध में क्रिटिकल मिनरल्स की स्थिति क्या है? भारत में आपको पता होना चाहिए गैडोलियम, थोरियम, टाइटेनियम के ग्रेफाइट पाए जाते हैं। टाइटेनियम, ग्रेफाइट के नियम पाए जाते हैं। लेकिन लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आदि भी अगर देखें भारी मात्रा में आयात किया जाता है। तो भारत में भी अगर आप देखें क्रिटिकल मिनरल्स को आयात किया जाता है। जम्मू कश्मीर में हालांकि अगर आप देखेंगे लिथियम के जो भंडार, उनकी खोज की बात हुई थी। हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में आयात कम किया जा सके और जो घाटे से कम किया जा सके, इस संबंध में भारत सरकार ने बहुत सारी पहल शुरुआत की है। अगर भारत सरकार की पहल के बारे में देखें तो पहला है क्रिटिकल मिनरल सूची। 30 खनिजों को अगर देखें क्रिटिकल मिनरल लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने अगर आप देखें पीएम गति शक्ति योजना, एनर्जी सिक्योरिटी रोड मैप आदि के माध्यम से अगर आप देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को चलाया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की भी शुरुआत सरकार ने की है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे काबिल के बारे में आपने सुना होगा, काबिल खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड, विदेशों में खनिज संसाधन की खोज करना, निवेश के लिए भारत की जो संयुक्त उपक्रम कंपनियाँ हैं उसके उनके संबंध में कार्य करने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो हमने देख लिया कि इसके बारे में क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जो यहाँ पे यूएस ने भी क्या किया है। अब इसके अलावा अगर आप देखें वर्तमान में वैश्विक स्थिति देखें, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। वर्तमान में अगर देखें तो जो चीन है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें 80% के आसपास जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसकी सप्लाई पर कंट्रोल रखता है। इसके अलावा अमेरिका इस निर्भरता को कम करने के लिए इंडोनेशिया, कांगो, ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रहा है, कनाडा में निवेश कर रहा है। अब बैटरी सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, धातु, नवीनीकरण ऊर्जा उपकरणों की ऊर्जा के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। ये तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल के बारे में देख लिया। अगला आर्टिकल बात करेगा अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन की समुद्री निगरानी तकनीकी सौंपी है। अब हुआ क्या है, अगर आप देखें अमेरिका की जो रक्षा सुरक्षा एजेंसी है DSCA, उसने कांग्रेस को भारत के 131 मिलियन समुद्री निगरानी तकनीकी बिक्री प्रस्ताव के बारे में सूचित किया। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। अब अगर आप देखिए जो अमेरिका की रक्षा सहयोग एजेंसी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत को उसने 131 मिलियन समुद्री निगरानी तकनीकी बिक्री के प्रस्ताव के बारे में बताया, जो कहीं ना कहीं यह कदम अगर आप देखें इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की पहल की दिशा में कार्य करेगा। अब अगर आप देखें भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा की सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य उठाया गया, क्योंकि अभी आपको पता है कि जिस तरह से अभी वर्तमान सिचुएशन है, तो इंडो पैसिफिक अगर देखें, इंडो पैसिफिक के बारे में अगर देखें तो ये अगर आप देखें इंडिया है, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये पैसिफिक है, प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, तो ये जो पूरा क्षेत्र आता है ये इंडो पैसिफिक कहलाता है। जहाँ पर आप देखें क्वाड नामक अलायंस काम करता है, जिसमें कौन कौन है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। तो ये एक तरह से अगर देखें क्वाड अलायंस यहाँ पे काम करता है इंडो पैसिफिक में। अगर आप देखें जो चाइना का डोमिनेंस है उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इंडो पैसिफिक को ओपन रखने के लिए। अब अगर आप बात करें ये बिक्री के बारे में, यहाँ पे बात हो रही है कि जो विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है। अब क्यों यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है कि आतंकवादी हमला हुआ भारत में जिस तरह से पहलगाम में, उसके बाद जो सैन्य गतिविधियाँ लगातार बढ़ गई सीमा पर। इसके अलावा नौसैनिक जो अभ्यास हैं समुद्र में चल रहे हैं, जिसके बारे में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ जो आप देखेंगे जो सीमा है उस पर अगर आप देखेंगे जो LOC पर अगर आप देखेंगे फायरिंग लगातार हो रही है, जिस संबंध में यहाँ पर कुछ लॉजिस्टिक्स से कुछ दस्तावेज संबंध में यहाँ पर समझौता हुआ है और जिस संबंध में ये आर्टिकल आया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बार नेवी काफ़ी एक्टिव है और अगर आप देखेंगे उसकी एक्सरसाइज भी चल रही है। तो भारत को उसने 131 मिलियन की जो समुद्री निगरानी तकनीकी बेची है, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है, इसके अलावा जो भारत की इंडो पैसिफिक संबंध में रणनीति है उस दिशा को यहाँ पे उजागर करते हैं। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी समर्थन प्राप्त हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है, आप देखेंगे
कि पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ उसके बाद अमेरिका ने भारत के साथ पारस्परिक एकजुटता व्यक्त की और कहा कि इस संबंध में हम देखें किसके साथ है, भारत के साथ है। ये तो यहाँ पे बात हुई है। अगर आप बात करें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे बात करें तो आप पाएंगे कि जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं पीट हेगसेथ व विदेश सचिव जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने भारतीय नेताओं को आतंकवादी विरोधी प्रयासों से पूर्ण अमेरिकी सहयोग का आश्वासन देने की बात की है। फिर इसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि राजनाथ सिंह ने यहाँ पे जो पाकिस्तान संबंधी जो आतंकवाद है उसको हाईलाइट किया। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे आतंकवादी समूहों को जो समर्थन प्रशिक्षण पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है उस संबंध में उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया। इसके अलावा जो भारत के संबंध जो आतंकवादी घटनाएँ हुई हैं उसमें चाहे आप उरी हमले के बारे में देखें, पुलवामा के बारे में देखें, उसके अलावा वर्तमान में अगर देखें जो पहलगाम में घटना हुई, इस सभी संबंधी मुद्दों को भी हाईलाइट किया गया। तो ये तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे बात हुई। इसके अलावा नौसेना के अभ्यास के बारे में चर्चा होगी। भारत नौसेना, पाकिस्तान नौसेना अरब सागर पर लगातार अभी अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगर आप देखें अलर्ट भी जारी किया गया है। दो नौसैनिक उच्च सतर्कता पर अगर आप देखें एलओसी पर संघर्ष विराम भी है, यहाँ पर उल्लंघन को 1 सप्ताह से अधिक यहाँ पर देखें निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें अमेरिका ने व विभिन्न जो यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोपियन देश हैं, इसके अलावा जो मध्य एशियाई देश हैं, उन्होंने भारत का समर्थन किया है इस मुद्दे पर। लेकिन अगर आप देखेंगे साथ ही साथ उन्होंने सावधानी सतर्कता बरतने को कहा जिससे युद्ध संबंधी जो स्थितियां हैं ना उत्पन्न हो सकें। ये यहाँ पर कहता है ये आर्टिकल। ठीक, इसके अलावा हम यहाँ पर अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे जो मेंस का आर्टिकल। इसमें हम बात करेंगे वेब्स के बारे में कि वेब्स के बारे में क्या सारी चीज़ें रही हैं। वेब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या हुआ है कि मुंबई में अगर आप देखें वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट हुआ, वेब समिट हुआ 2025 में। नरेंद्र मोदी ने जो वैश्विक कंपनी से भारत को ऑरेंज इकोनॉमी में निवेश करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है, रचनात्मकता है, वैश्विक मनोरंजन बाजार में बढ़ती संभावनाओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री संबोधन के प्रमुख बिंदु अगर आप देखें तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के अन्य सांस्कृतिक जो महत्व है इसको उजागर के साथ ही क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड को उन्होंने हाईलाइट किया। क्या? क्रिएट इन इंडिया और क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, इसको हाईलाइट किया। अब अगर आप बात करें ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात करें, ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बात करें, ऑरेंज इकोनॉमी तो यह उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल करती है जिसमें अगर आप देखें रचनात्मक पहलू होते हैं, जिसमें सांस्कृतिक पहलू होते हैं, कला के पहलू होते हैं, नवाचार के पहलू होते हैं, साथ ही साथ आईपीआर पर आधारित होती है। यह शब्द अगर आप देखें सबसे पहले 2013 में आईडीबी या इंटर अमेरिकी डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस्तेमाल किया गया था और ऑरेंज कला को कला, संस्कृति, रचनात्मकता का प्रतीक माना गया था। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं अगर इसके बारे में अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे कला है, शिल्प है, पेंटिंग है, मूर्ति कला है, मीडिया है, इसके अलावा अगर आप देखें मनोरंजन है, मूवी है, अब मीडिया मनोरंजन अगर आप देखें टेलीविजन है, रेडियो है, साथ ही साथ डिजाइन है, बुक्स हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, डांस है। तो ये सारे अगर आप देखें बहुत सारे क्षेत्र शामिल होते हैं जिस संबंध में अगर आप देखें इनकी भूमिका भी अलग अलग जगह होती है। अब जो ऑरेंज इकोनॉमी है किस तरह से भूमिका निभाता है इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो आप पाएंगे, जैसे मान के चलिए संस्कृति और विरासत के संरक्षण के देखें, संस्कृति संरक्षण के बारे में देखें तो आप देखेंगे जो पारंपरिक कलाएँ हैं इनको जीवित रखना। जैसे अगर आप देखें मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको पता होगा, मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको पता होगा जो बिहार की है। इसके अलावा वारली आर्ट के बारे में पता होगा, वारली आर्ट के बारे में पता होगा। तो इस तरह से जो ऑरेंज इकोनॉमी है क्या करती है, संस्कृति विरासत का संरक्षण करती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे रोजगार सृजन की दिशा में भी योगदान देती है। महत्व की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। रोजगार सृजन कैसे, असंगठित लाखों लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलता है। हस्तशिल्प हो, कुंभ मेला में बहुत सारे स्थानीय लोगों कलाकारों को रोजगार मिला। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे डिजिटल कंटेंट के विकास में भी इसका योगदान है। डिजिटल कंटेंट उसमें आप देखेंगे जो OTT हैं, सोशल मीडिया में युवा कलाकारों को मंच दिया। टीवी, फन अकेडमी, बायजूस जैसे कंटेंट स्टार्टअप भी सामने निकल के आए। साथ ही साथ ये देखेंगे भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको बढ़ावा देता है। आपको पता है संस्कृत है, जो संगीत है, फिल्म है, उनके जरिए विश्व पर जो देखे भारत का प्रभाव पड़ता है। बॉलीवुड या फिल्मों को देख कर भारत के प्रति आकर्षण बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कहीं ना कहीं ये राजस्व का भी स्रोत है, सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। अब हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा देख ही लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो क्या चैलेंजेस इसके बारे में अगर आप देखें तो पहला क्या है, पर्याप्त नीति का अभाव। चुनौती अगर देखें नीति का अभाव यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप देखें शुद्ध रणनीति यहाँ पे दिखाई नहीं देती। वित्त की कमी यहाँ पर दिखाई देती है, चाहे हस्तशिल्प अगर आप देखें, चाहे छोटे कलाकार हों। इसके अलावा प्रशिक्षण की कमी भी दिखाई देती है।
प्रशिक्षण की कमी दिखाई देती है। आईपीआर संबंधी जो जागरूकता है उसका अभाव है, कलाकार डिजाइनों की चोरी हो जाती है, लोक कला की बिना अनुमति के कॉपी हो जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। हालांकि अगर देखें भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको वैश्विक मंच लाने के लिए एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिससे बेसिकली जो भारत का जो ऑरेंज इकॉनमी है उसको बूस्ट किया जा सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके। इस संदर्भ में मोदी जी ने यह भी कहा कि अभी ये जो विदेशी पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं भारत की जो वीडियोज़ है, भारत की जो सामग्री है उसको सब टाइटल के साथ देखते हैं, अर्थात हिंदी में भी कंटेंट होता है उसको क्या करते हैं इंग्लिश में वो सब टाइटल चालू करके देखते हैं। वो भारत की जो प्रगति है, मानवता है, रचनात्मकता है, उसको यहाँ पे उजागर करता है। इस सम्मेलन को देखें मुकेश अंबानी शामिल हुए, बहुत सारे जो बड़े बड़े पर्सनालिटी यहाँ पे, शांतनु नारायण अन्य भी शामिल हुए, जो इस संबंध में संस्कृति रचनात्मकता इसको उजागर करते हैं। ये आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेगा मेंस का, जो चीन की रणनीतिक पहल के बारे में देखेगा। देखिए अभी क्या हुआ कि चीन ने क्या किया कि अभी कंबोडिया की यात्रा की, वियतनाम की और मलेशिया की यात्रा की। अब इस यात्रा के दौरान चीन ने क्या किया, जो व्यापारिक संबंध उनके साथ उनको बढ़ाने की बात कही। आपको पता है कि चीन को अमेरिका द्वारा भी 14% से निर्यात शुल्क का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद चीन का बेसिकली रुखी है कि जो यूएस पर निर्भरता है उसको कम किया जा सके, साथ ही साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा जो अन्य शक्ति हैं उन पर क्या किया जा सके, उनकी जो भागीदारी है इसमें बढ़ाई जा सके। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो कंट्री है, कंबोडिया है, मलेशिया है, इसके अलावा वियतनाम है, उन पर यूएस की जो चाइना की जो भागीदारी काफ़ी है, इसके अलावा जो चाइना से निवेश है इनमें बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ अगर यहाँ पे जाने पर 30 से अधिक समझौते भी हुए, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, एआई है, कृषि और संरचना, इस संबंध में यहाँ पर दिखाई देते हैं। शी जिनपिंग को बेसिकली अगर आप देखें, उन्होंने इसमें क्षेत्रीय अधिनायक के रूप में अमेरिका को दिखाने की कोशिश की और बताया कि अमेरिका एक पक्षी नीति अपना रहा है और इससे क्या है, वैश्वीकरण कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे विवैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए खतरा है, चाहे वो वियतनाम हो चाहे कोई भी देश हो। तो ये सारी बात हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो आप देखेंगे कौन कौन सी परियोजनाएं अगर आप देखें तो देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि सिहानू कविल करके एक परियोजना है जो कंबोडिया में चाइना द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा ईस्ट कोल रेल लिंक है जो मलेशिया में चाइना द्वारा चलाई जा रही है। वियतनाम में अगर देखें कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। तो अगर आप देखेंगे कि मलेशिया और वियतनाम जैसे देश दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को लेकर सतर्क हैं, संप्रभुता और अत्यधिक निर्भरता को लेकर चिंताएं भी है, लेकिन अगर आप देखें जो चाइना की नीति कहीं ना कहीं चीज़ें दिखा रही है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर जो चाइना की पॉलिसी है उसमें टैरिफ जो चल रहा है उसके संबंध में देखें, तो अगर चाइना और यूएस का जो रिलेशन देखें, चीन यूएसए के बारे में देखें, तो बेसिकली 2018 से आप देखें ट्रंप सरकार के दौरान ही टैरिफ वार की शुरुआत हो जाती है, जो कहीं ना कहीं कारण उसका यह रहता है कि जो अमेरिका है उसका अगर जो ट्रेड डेफिसिट है वो $350 बिलियन का है, किससे, चाइना के साथ। अब इस जो ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे चाइना को जिम्मेदार ठहराता है। उसके अलावा कुछ और कारण भी देते हैं, जैसे कहता है कि चाइना में आईपीआर को उल्लंघन होता है, चीन में तकनीकी चोरी हो जाती है, जबरन ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टेक प्रभुत्व चल रहा है चाइना कंपनी का, चाहे हुआवेई हो चाहे ZTE हो, इनके बारे में अमेरिका बैन करता है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हेजिमनी है, सप्लाई चेन जो चीन का प्रभुत्व है, उसको कम करने के लिए वो क्या करता है, टैरिफ वॉर की यहाँ पे शुरुआत करता है। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, चाहे 2018 में अगर आप देखेंगे जिसमें 250 बिलियन जो डॉलर का मार्केट उसमें टैक्स टैरिफ लगाए गए। फिर 110 बिलियन 2019 में फेज वन डील की फिर यहाँ पे बात भी शुरू होती है 2020 के आसपास से, फेज वन डील की। लेकिन अगर आप देखेंगे जो फेज वन डील की बात है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई और इसके कोई परिणाम नहीं निकले। ये तो बात हो गई टैरिफ के बारे में, ठीक। अब अगर हम बात करें कि भारत को अगर देखिए इससे क्या यहाँ पे लाभ मिल सकता है, भारत को देखिए हालांकि जो भी कंट्रीज हैं अब China+1 की नीति लेके चल रहे हैं, China+1 की नीति लेके चल रहे हैं कि हमारी चाइना पर निर्भरता तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे एक ऐसी कंट्री के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए जिसकी जनसंख्या लगभग चाइना के बराबर है, जिसके पास रिसोर्स की उपलब्धता बहुत है, जिसके पास मैन पावर ज़्यादा है। तो उसके संबंध में अगर आप देखेंगे भारत को लेकर लोग चल रहे हैं, भारत को लेकर देश चल रहे हैं। साथ ही साथ जो भारत की जो PLI स्कीम है उसमें भी सरकार ने PLI स्कीम को और बेहतर किया, जिससे क्या किया जा सके चाइना पर जो टैरिफ बढ़ रहा है उस दौरान भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको बूस्ट किया जा सके, इंडो पैसिफिक क्वाड जैसे मंचों का सहयोग बढ़ाया जा सके, एप्पल व सैमसंग जैसी कंपनियों का भी निवेश इस संदर्भ में दिखाई देता है। अब अगर अल्लाह कि भारत में देखें चुनौतियाँ भी दिखाई देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में नियमों की जटिलता है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन का अभाव है, बहुत डिले होता है, कालाबाजारी बहुत है, और अगर आप देखेंगे भ्रष्टाचार की जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे भारत को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें बड़ा हिस्सा बनाने में बाधाएं हैं। लेकिन सरकार ने प्रयास भी किए हैं और सरकार को और प्रयास करने चाहिए, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधार करना, FDI नीति में सुधार करना, PLI स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम को और व्यवहार बनाना, ये यहाँ पे बात हो रही है। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे जो बात करता है रेयर अर्थ आर्टिकल के बारे में, रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में, जो यहाँ पे आज का लास्ट आर्टिकल है। बात की जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्या है, 17 रासायनिक तत्वों का समूह है।
ऐसे 17 तत्व जिसमें लैंथेनाइड, स्कैडियम, यट्रियम जैसे शामिल हैं। ये क्या है, इनकी खासियत क्या है? इनकी चालकता ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसके अलावा चुंबकीयता ज़्यादा है, साथ ही साथ इनके प्रकाशीय गुण भी ज़्यादा होते हैं। किसके? दुर्लभ जो मटेरियल होते हैं, प्रकाशीय गुण ज़्यादा होते हैं, जिससे कहाँ मदद कर पाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, ग्रीन ऊर्जा हो, हरित ऊर्जा हो, रक्षा और IT क्षेत्र में इनकी मदद हो पाती है। अब इनकी महत्व कैसे होती है? अगर आप देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्टफोन, टीवी बनाने हो, रक्षा क्षेत्र में रडार है, मिसाइल है, जेट इंजन है, चिकित्सा क्षेत्र में MRI, कैंसर थेरेपी जैसे उपचार हो, ग्रीन एनर्जी के संबंध में मामला हो या अनुसंधान मामले हो, यहाँ पर आप देखें इनकी आवश्यकता हो जाती है। भारत में अगर आप देखें तो भारत में इसकी जो 69 लाख मीट्रिक टन का भंडार है, 69 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। मुख्यतः अगर आप देखें मोनोजाइट बालू में, मोनोजाइट जो बालू पाया जाता है उसमें इनका भंडार दिखाई देता है, जो कि अगर आप देखें विश्व का 1% से भी कम है। अब इसमें जो बेसिकली तत्व कौन से हैं? लैंथेनम और सेरियम भारत में मुख्य तत्व तो पाए जाते हैं, जो मोनोजाइट में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखें, भारत क्या है? आयात पर निर्भर है। ये एक समस्या है, आयात पर निर्भरता, क्योंकि आप देखेंगे ये सब जो प्रोजेक्ट हैं, जो गैजेट्स हैं, इनको बनाने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल की आवश्यकता होती है। और भारत डायस्प्रोमियम, टर्बियम जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको क्या करता है? मटेरियल से इनको आयात करता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो प्रमुख राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक भी यहाँ पर है जहाँ पर ज़्यादा ही पाए जाते हैं। अब अगर आप बात करें चुनौतियाँ क्या दिखाई देती है, तो यह विनिर्माण तकनीकी में कमी है। अगर आप देखें उच्च स्तर का रिफाइनिंग का अभाव है, तो अगर यहाँ पे मटेरियल पाए भी जाते हैं तो उनकी रिफाइनिंग करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भारत को विदेश भेजना पड़ेगा, फिर उस पर इतना सारा टैक्स लगेगा जिससे फिर यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी नियम यहाँ पे कठोर हैं, जिससे क्या कि आसानी से जंगलों में ये जो क्लियरेंस इसको मिलना यहाँ पे संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा विदेशी निर्भरता बहुत ज़्यादा है, ये चैलेंज दिखाई देता है, विदेशी निर्भरता। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अभाव है, उच्च लागत यहाँ पर दिखाई देती है। ये यहाँ पर मामले हैं। हालिया में सरकार ने पहल क्या क्या की है, इसको यहाँ पे जानना जरूरी है कि सरकार ने जो रेयर अर्थ मटेरियल है इनको बेहतर करने के लिए सरकार ने क्या किया, 2023 में एक नीति लेके आया जिसे कहा जाता है MMDR, जिसमें अगर आप देखेंगे रीस को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन की शुरुआत की गई यहाँ पर 2025 में, जिससे हम भारत को आत्मनिर्भर बना जा सके। नीतिगत सुधारों की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हुई, इसरो और DRDO सहयोग करेंगे, इसकी बात हुई। आगे की राह अगर देखें तो जो घरेलू रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। अनुसंधान एवं विकास को यहाँ पे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।